ओम शांति। ओम शांति। Myself Neetal. I am a counselor. I have done MSc in counseling and spiritual health. और मेरे साथ जो स्पीकर हैं डॉक्टर रेनू, शी इज आयुर्वेदा डॉक्टर एंड MD in acupuncture plus Reiki grandmaster, and she has also done MSc in spiritual health and counseling. तो रेनू मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी आप थोड़ा सा गायकोनोलॉजी के बारे में बताइए। इस सेशन में हम उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। थैंक यू। Thank you, Sister Neetal, for your kind words. Hello, everyone. सबसे पहले तो स्पिरिचुअल हेल्थ इनर एंड वर्चुअल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है, मतलब इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गायनेकोलॉजी क्या है कि ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिजीजेस एंड रूटीन फिजिकल केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। स्त्री रोगों के बारे में पूर्ण जो जानकारी हमें गायनेकोलॉजी में मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, है ना। वो 11 कौन कौन से हैं? जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, यूरिनरी हो गया एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में ये अलग अलग सिस्टम मिलके ही हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन होती है। तो गायनेकोलॉजी में हम मतलब वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही जानेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉपर वर्किंग जैसे होती है वो शुरू होती है जैसे 8 से 9 साल की जब लड़की हो जाती है, और 45 to 55 इयर्स के बीच में इनका मतलब गायनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया जाता है। वैसे तो बच्चा जब मतलब एट बर्थ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब जैसे ओवरीज में 1 मिलियन एग्स होते हैं, है ना, लेकिन प्यूबर्टी में आते आते ये 3 लाख रह जाते हैं, और 300 to 400 जो एग्स होते हैं वो ओवुलेटेड होते हैं। ये एक जनरल जानकारी है जो सबको मालूम होनी चाहिए। और ड्यूरिंग मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम लेडी के, तो एट द एज ऑफ 30 ये 90% यूज हो जाते हैं, और 40 तक जाते जाते सिर्फ मतलब 3% ही रह जाते हैं, और 40 के बाद जैसे 45 55 तक होता है कि ये सिस्टम जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो मीनोपॉज जैसे हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो सिस्टम है रिप्रोडक्शन का चलता है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि बेबी जो होता है वो 30 इयर्स तक फर्स्ट बेबी हो जाना चाहिए, क्योंकि तब वो हेल्दी जो एग्स होते हैं। तो गायनी में बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। सबसे पहले तो हम वही मेंसेस का ही लेते हैं, पीरियड्स का ही लेते हैं कि मतलब जैसे लड़कियों को क्या होता है कि या लेडीज को भी क्या होता है, एमिनोरिया हो सकता है जैसे पीरियड्स का ना आना, डिसमेनोरिया हो सकता है जैसे पेनफुल पीरियड्स का होना, मेनोरेजिया हो सकता है कि बहुत ज्यादा पीरियड्स का होना, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का होना, और पीसीओडी जो होती है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, जो कि बहुत ही आजकल कॉमन होती जा रही है। 90% गर्ल्स आजकल मतलब पीसीओडी की शिकार होती जा रही हैं। इनफर्टिलिटी जो है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है, एंडोमेट्रोसिस हो जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो जाती है, लिकोरिया हो जाता है, पेल्विक पेन हो जाती है, तो मीनोपॉजल जो प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें हम गायनी में देखते हैं। और अब ये जो जितनी भी हम ये स्त्री रोगों की बात कर रहे हैं, इनका जो कनेक्शन है वो हमारे डायरेक्ट मतलब ब्रेन के साथ भी होता है। जैसे हाइपोथैलेमस जो है,
हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से फिर एक हार्मोन सेक्रेट होता है, वहां से 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है या प्रोलैक्टिन होता है, और ओवरी से फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स लेते हैं। इन हार्मोन्स का बैलेंस होना, इन हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग होना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके कारण ही गायनी की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे कि मैं पीसीओडी की बात कर रही, मैंने बोला कि ये 90% आजकल ज्यादा कॉमन हो गई है। उसका कारण भी यही है कि हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं होते हैं, और जो जंक फूड खाना लड़कियों का, और उनका जो रहन सहन हो गया, और मतलब ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। और नो डाउट ये मेंटल जो स्ट्रेस है हमारा, जो मेंटली जब हम रिलैक्स नहीं हो तो ये हार्मोन डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मतलब डायरेक्ट एक तरह से ब्रेन के साथ इनका कनेक्शन है। तो इनफर्टिलिटी जैसे होती है, बहुत लेडीज कई बार हमारे क्लिनिक में आते हैं और उनको इनफर्टिलिटी सिंपल उनको रिलैक्सिंग टेक्निक, और उनको मतलब जैसे होता है ना गेट गो करो कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये जो आजकल सेंसिटिव नेचर है, मतलब अपने आप को ना पहचान के जब हम बहुत ज्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये सारी चीजें गायनी की प्रॉब्लम को बहुत क्लोजली एक तरह से अफेक्ट करती हैं। मीनोपॉज का आपने देखा है कि जब 45 के बाद या 40 के बाद लेडीज में जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे हॉट फ्लशेस होते हैं और उनको घबराहट होती है, और ये वो पीरियड होता है जब वो एक तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करती हैं, अपने आप को बहुत लूज फील करती हैं, क्योंकि लेडीज का आमतौर पे देखा जाता है कि उनको ये होता है कि घर संभालना है, जैसे वो बहुत केयरिंग जैसे नेचर में देखती हूँ, बच्चों को भी देखना, ये देखना, तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को भूल जाती है, अपना ध्यान नहीं रखती, अपना काम का ध्यान नहीं रखती। और आजकल तो ये भी है कि वर्किंग है लेडीज, और बाहर का भी करना है, घर का भी करना है, तो एक स्ट्रेस का जो एटमोसफियर है वो बहुत कुछ मतलब एक तरह से डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहा है। और जब प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, उसके बाद तो फिर बच्चे पे अफेक्ट जो होता है, जो बच्चा अभी आया भी नहीं है, वो उससे पहले ही इन सारे मतलब अनबैलेंस जैसे होता है ना, इन सारी चीजों का शिकार हो जाता है। तो हमें बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी स्ट्रेस को, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, अगर हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, ये मेडिटेशन की ओर अपने आप को लेके जाते हैं, तो बहुत हद तक हम अपनी गायनी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बाकी हाइजीन बहुत जरूरी है, सफाई की बहुत जरूरत है, और मतलब ये जो यूट्राइन फाइबर वगैरह होते हैं, या यूट्राइन की जो अंदर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। तो ये चीजें कई बार ये भी देखा गया है कि जिसको जब ये प्रॉब्लम होती है ना, तो एकदम से वो गायनी के पास नहीं जाती हैं, उनको लगता है कि ठीक हो जाएगा, वो तो काफी जैसे अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, तो उस कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे आजकल कैंसर जो होता है, सर्विक्स का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, तो ये जैसे ही को कुछ भी मतलब उनको कुछ और या कुछ और सिचुएशन लगती है, तब उन्हें जरूर अपने गायनी के पास चले जाना चाहिए। तो इन चीजों का बहुत अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत हद तक हम अच्छी एक क्वेश्चनरी हमने हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इनर एकेडमी की ओर से है, तो वो अभी मित्तल जो मैं बोलूंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और वो आप उनके आंसर्स अगर आप टिक करके उनको व्हाट्सएप करेंगे, तो आपके मेंटल का और आपके मतलब डिजीज के बारे में काफी हद तक पता लग सकता है, और फिर हम उसके क्योर के बारे में प्रिपरेशन देने जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सिस्टर नेतल आप बताएं क्वेश्चनरी।
सिस्टर नेतल आप म्यूट पर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी हम क्वेश्चनरीज करेंगे, उसमें सिर्फ आपको यस और नो में ही जवाब देना है। यू हैव टू राइट ऑन अ पेपर और फिर बाद में आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो इसको शीट पे भी दिखा सकती हैं। तो फर्स्ट है लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। Please answer yes or no. First, stress and lifestyle. Just a minute, I'll check. इसमें तो प्रॉब्लम हो रहा है शेयर स्क्रीन का। I will dictate actually, it is a problem. First is stress and lifestyle. Have you experienced any fear or trauma from childhood days till date? Yes or no? Have you experienced any fear or trauma from childhood days till date? Yes or no? Second, do you sleep after 11 p.m.? Yes or no? Third, do you exercise daily? Fourth, do you sit relaxed or remain happy at least 3 times in a day? Fifth, do you have any addictions? Yes or no? The next, do you have positive feelings constantly? Yes or no? Do you keep yourself busy and active? Do you have a purpose and meaning of your life? Next, do you become panicked with rapid breathing or breathless or trembling? Next, do you remain relaxed and easy most of the day? Next, these questions are based on meditation. First, I can apply a break to my thoughts. Yes or no? Second, most of the time I keep remembering the past. Yes or no? Third, I accept others as they are. Next, I spend time in solitude at least 1 hour in 20 hours. Next, I am able to cooperate with everyone. Yes or no? Now this completed the sheet. The next is gynecology medical questions. It is based on fully gynecology. Here also you have to put yes or no. First,
Do you crave for food? Next, do you know the side effects or allergies of drugs but you take? Next, did you undergo any gynecologic or non-gynecologic surgeries? Next, do you have sweats at night? Next, do you feel unsafe in any ways? These are the symptoms questions. And now prevention. Did you get hurt physically anytime? Next, do you experience discomfort or pain? Next, have you ever got tested for any unusual symptoms, lumps, masses in the body? Next, have you undergone screening tests such as mammography, sigmoidoscopy, colonoscopy, bone densitometry, lipid analysis, glucose and thyroid testing? And the last, do you know how to prevent HIV and STD? These you have to say only yes or no. Shall I repeat once again? Shall I repeat once again? Okay. Okay, Pooja ma'am, which gynecology medical questions? Symptoms. Do you crave for food? Do you know the side effects or allergies of drugs but you take? Did you undergo any gynecological or non-gynecological surgeries? Fourth, do you have sweats at night? Fifth, do you feel unsafe in any ways? Then prevention. First, did you get hurt physically anytime? Do you experience discomfort or pain? Next, have you ever got tested for any unusual symptoms, lumps, or masses in the body? Next, have you undergone screening tests such as mammography, sigmoidoscopy, colonoscopy, bone densitometry, lipid analysis, glucose, and thyroid testing? And last, do you know how to prevent HIV and STD? You have to write only yes and no. Now, is it okay now?
हाँ जी, नेक्स्ट बोले गायनेकोलॉजी। This was the gynecological medical questions. अभी मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? फर्स्ट वाला लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट. Anybody want? Okay, over to Manju ma'am. Renu ma'am, sorry. ये गायनेकोलॉजी मेडिकल क्वेश्चंस, हाँ, गायनेकोलॉजिकल मेडिकल क्वेश्चंस हम पुट करते हैं। एक और शीट है ना, आर यू सिंगल, मैरिड और डिवोर्स, ये आंसर करना है। एनी प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नंबर 2। ये भी यस और नो करना है। डू यू हैव पेन, डिड यू गेट हर्ट फिजिकली एनी टाइम, डू यू क्रेव फॉर फूड, यस और नो करना है। Do you consume soya products in diet or in tablet form, and whether taking herbal preparations? 7. Do you smoke or drink alcohol? Number 8. Do you know the side effects, allergies of drugs or what you take? ये जनरल सबका हो गया। Should I repeat or it's okay? नेक्स्ट सिम्टम्स जो हैं वो है, डिड यू अंडरगो एनी गायनेकोलॉजिकल और नॉन गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, क्या आपकी कोई सर्जरी हुई है गायनी में या नॉन गायनी में, वो आप मेंशन करेंगे यस और नो में। डू यू हैव स्वेट्स एट नाइट, क्या रात को पसीने आते हैं? हाँ, रेपिटेशन है ये, पर ये पेज है इसके साथ मेडिकल क्वेश्चन के। डू यू फील अनसेफ इन एनी वेज, नंबर 3। ओके, इट्स ओके, ये पेज था, मुझे लगा शायद। ओके, ये आप सारे क्वेश्चन आप ठीक है, ऑलरेडी डन मैम, जो मैंने बोल दिया ना, ओके ओके, उसमें वो सारा उसी में कुछ थे, ठीक है, ये मेरे पास अलग से पेज था, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस हो गए, तो ये क्वेश्चन जब आ जाएंगे हमारे पास तो इससे काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। गायनी की जो भी प्रॉब्लम होती है, मेन तो यही है कि हमें प्रिवेंशन की ओर जाना है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए किस तरह हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने चेकअप्स हमें रेगुलर मतलब इंटरवल्स पे करवाते रहना चाहिए। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और अभी आई थिंक हम किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन। यस मैम, आई वांट टू आस्क कि जब मेनोपॉज जब सिचुएशन आती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि अभी मेनोपॉज आ रहा है? मतलब ठीक है, आपने एक बता दिया कि आफ्टर 40, लेकिन किसी किसी को मैंने ऐसा भी देखा है कि आफ्टर 35 भी जो है उनका मेनोपॉज सिचुएशन आती है, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? मैंने स्टार्टिंग में जब एग्स की बात की थी वो इसीलिए की थी कि जब ओवरीज में 40 के बाद मैंने बोला कि सिर्फ 3% ही एग बचते हैं, है ना, जब एग्स ही खत्म हो जाते हैं तो मीनोपॉज जो होता है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। जब मीनोपॉज आने से पहले क्या होता है कि घबराहट होती है, एक इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आता रहता है, जो हम रूटीन वर्क करते हैं उसमें बहुत थकावट भी होती है,
और स्वेट्स भी होते हैं, जैसे रात को जैसे क्वेश्चन था एक, और आपको ऐसे ही बिना बात के घबराहट भी होती रहती है। ओके। तो ये वो पीरियड होता है जब आप फैमिली में यहाँ बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो या फैमिली के साथ एक हार्मोनी के साथ रह रहे हो, तो उस टाइम मतलब वो चीजें करते हुए बहुत एक हैवीनेस फील होती है और अच्छा सा नहीं लगता। बहुत सी ऐसे ऑड जो आपका मूड डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है ना, और हेल्थ वाइज भी वीक होना शुरू हो जाती हो। तो ये सारी चीजों से फिर डॉक्टर के पास जब गायनी के पास जाओगे तो वो आपको फिर बताता है, वो आपके हार्मोन टेस्ट वगैरह कराता है कि एक्चुअल में आप मेनोपॉजल स्टेज में हो या नहीं हो। ओके, तो ये मेनोपॉजल स्टेज जो होती है वो कितना कितना मतलब ड्यूरेशन कितना रहता है उसका? 1 ईयर, 6 मंथ, इस तरह से मतलब वो धीरे धीरे बंद होता होगा ना? हाँ, वो एक्चुअली एकदम तो ऐसे बंद नहीं होता। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे पीरियड्स या तो बहुत ज्यादा हैवी आने लग जाते हैं या बहुत कईयों को कम आने शुरू हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे आफ्टर कईयों को जैसे होता है कि आफ्टर 2 मंथ हो गए या 3 मंथ हो गए, 6 मंथ के बाद हो गए। जब 1 ईयर का गैप हो जाता है तब बोला जाता है कि हाँ ये मीनोपॉज का मतलब मीनोपॉज हो गया। ओके। प्री मेनोपॉजल ये सारे इस टाइम जैसे लेडी पूरा टाइम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करती है, ये वो पीरियड होता है जब फैमिली को उसको लुक आफ्टर लुक करना आफ्टर है। करना नाउ होता हाँ उनका टाइम होता है, है। उनको समझना, उसको समझना कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। अच्छा, और एक मुझे पूछना था मैम कि पीकॉस एंड पीकॉर्ड है, इसमें वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, इज इट ट्रू? वेट गेन होता है क्योंकि हमारी एस्ट्रोजन जो होता है ना, मेनोपॉजल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो कम आना शुरू होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देखता है, हमारी बोन्स पे भी अफेक्ट करता है, वो हमारे ओवरऑल पूरे हेल्थ पे ही उसका अफेक्ट होता है ना। तो कईयों को उस टाइम क्या होता है, एक क्रेविंग जैसे बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं और लिथार्जी आ जाती है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना। और बोन्स भी वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि उस टाइम क्या है, जैसे बोन्स में सेल्स जो बनने की बजाय मतलब टूटने वाले सेल्स होते हैं ना, वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तभी कहते हैं कि कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन ई लेना चाहिए, सोया के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। तो इस तरह से वो हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ये सब होता है। ओके। और कोई क्वेश्चंस पूछने मैम को? जी मुझको पूछना है डॉक्टर रेनू हाँ जी। मैम, जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज और फेब्रॉइड्स, ये प्रॉब्लम आजकल सुनने में बहुत कॉमन हो रही है, इवन यंग बच्चों में भी। इसके बारे में आप कुछ शेयर करोगे कि क्यों हो जाती होंगी ये या क्या ट्रीटमेंट है? बिकॉज अगर एलोपैथिक डॉक्टर को कांटेक्ट करो तो ओनली सॉल्यूशन दैट दे टेल इज दैट वन शुड अंडरगो अ सर्जरी एंड देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट। तो अगर आप बता सको कि क्या ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर हो तो हाउ द ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। थैंक यू मैम। ओके, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। पीसीओडी बहुत कॉमन है, मैंने अभी बताया था कि 90% बच्चों को ये आजकल देखने में मिलती है। हर मतलब 3 4 5 लड़कियों के पीछे मतलब कोई ना कोई ये सिम्टम लेके आता है। उसका रीजन क्या है कि पीसीओडी होता क्या है कि एग जो होता है वो मतलब बाहर आने के बजाय वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये हार्मोन का इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। और हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे ब्रेन से आ रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, उन सब से आता है। आजकल एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया और जो बच्चों को जो स्ट्रेस होना शुरू हो गया और जंक फूड जो खाते हैं और उनका वो ड्रेसिंग सेंस भी जो होती है आजकल, बहुत जैसे जीन्स व टाइट जो कपड़े पहनते हैं ना, तो ये बहुत से फैक्टर हैं। आजकल एक्सपोजर ज्यादा हो गया। पीसीओडी जो था पहले, पीसीओडी हमने नहीं सुना था, ये तो अभी सुनने में आ रहा है ना, क्योंकि अभी क्या है कि बच्चे इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। और पीसीओडी जब हो जाती है, अगर आप गायनी के पास जाओगे तो पीसीओडी में क्या होता है कि पीरियड्स जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं।
कि जब टाइम पे पीरियड नहीं आते, बच्चों को टेंशन होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके पास एक ही अल्टरनेट बचता है कि वो उनको हार्मोन थेरेपी दें, हार्मोन थेरेपी से उनको पीरियड्स आ जाएं, वो तो आर्टिफिशियल हो गया ना, तो यही इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा है कि अगर हम मतलब कुछ इस तरह की मेडिसिन है जिससे कि अंदर की सिस्ट को तोड़ा जाए, या यही जो लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, मेडिटेशन की जाए, अपने आप को रिलैक्स रखा जाए। रिलैक्सेशन में बहुत सी मतलब ठीक होते देखा है। पीसीओडी जो है शादी के बाद जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये मेन रीजन पीसीओडी होता है। पीसीओडी में अब देखो रिपोर्ट तो यही कह रही है कि एग तो बाहर आ ही नहीं रहा, एग तो सिस्ट बन जाता है, फाइब्रोइड से एग आउट होने के बजाय वो सिस्ट बन गया, तो एग नहीं आएगा तो बेबी कहाँ से होगा। तो उसमें भी जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कई बार डालते हैं, उनको रिलैक्सेशन में उसमें डालते हैं, तो कंसीविंग होती है। पीसीओडी के हमारे बहुत सी केसेस ऐसी हैं जो सॉर्ट हुए हैं, उनको बेबी हुए हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं, ठीक है, उनको जैसे 2 बच्चे आजकल चाहिए होते हैं, उसके बाद पीसीओडी एज इट इज है, या वो कम हो गई है, या उनका एक नॉर्मल हो गया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो ही जाती है, पीरियड्स रेगुलर भी हो जाते हैं। तो हम अपने ऊपर वर्क करें तो नो डाउट काफी हद तक हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक मैम वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, जैसे ऐसे मैंने सुनने में आया है कि लेडीज के लिए ना जिम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, दे शुड मतलब उनको ना योगा ये इस तरह का जैसे वॉकिंग ये इस तरह का करना चाहिए जो नेचुरल है, तो ये कहाँ तक सही है? कि बहुत सारी लेडीज में देखती हूँ बहुत सब सब जिम जिम करना कि ज्यादा उनको अच्छा लगता है, तो जो मशीन के देखो ऊपर कहाँ तक सही है ये बात कि जिम जो है वो लेडीज के लिए सही नहीं है, ये सही है? ये बॉडी टू बॉडी करता है ना। तो वैसे तो बेस्ट अगर मैं माना जाऊं तो ये वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है, मतलब अगर आप वॉकिंग करो वो बेस्ट होता है ना, ओवरऑल आपके सारे सिस्टम ठीक होते हैं, है ना। और जिम के लिए वो ये कहते हैं कई बार इतनी ज्यादा वो हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, इवन कि मैंने कपालभाति में भी देखा, कपालभाति से गायनी की काफी प्रॉब्लम यहाँ तक सॉर्ट होते देखा, लेकिन कपालभाति से मैंने प्रॉब्लम को बढ़ते हुए भी देखा। क्योंकि ये कपालभाति लेडी ऐसा टू है कि जो लेडी। ठीक से करना चाहिए, कपालभाति ऐसे कि वो ठीक से हाँ, करना चाहिए, अगर वो ठीक से नहीं होता है तो उसके सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं बॉडी में। नेगेटिव इफेक्ट होते भी मैंने देखा है। हाँ, जिम के लिए ये है कि जो आपका जिम मास्टर है उनको तो इतना नहीं पता ना कि गायनी के लिए उनको कौन सी हाँ एक्सरसाइज करानी है, कौन सी नहीं करानी है। कई बार वो बहुत ज्यादा हार्ड करा देते हैं, है ना। तो लाइट वेट में अगर कुछ मतलब हल्के फुल्के जैसे एरोबिक्स हैं ये सब करो तो वो बेटर है। तो अगर दोनों को मैं चूज करूं तो मैं उस ओर ही जाऊंगी, वॉकिंग और एक्सरसाइज की ओर, जिम की ओर में। थैंक यू मैम। Any other questions? Any questions? ठीक है मैम, फिर अभी आप मेडिटेशन कर, हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन के आप ऊपर। 5 days वर्कशॉप के बारे में बता दीजिए। हाँ, मैं वर्कशॉप के बारे Yeah. में बता दूँ। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी हेल्थ इनर वैल्यू एकेडमी में ये 5 डेज वर्कशॉप रखी गई है गायनी के लिए। जैसे डे 1 में क्या कराएंगे, केस हिस्ट्री लेंगे, और उसके बाद ब्लड केमिस्ट्री होगी, हाइट वेट ये सब लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, ईईजी कराएंगे, रिकॉर्डिंग होगी, पल्स रीडिंग, ये सब कुछ हो जाएगा। और टू आइडेंटिफाई स्ट्रेस फैक्टर्स, फूड पैटर्न, डेली लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इसके बारे में। और ग्रुप सेशन होगा, मेडिटेशन, ग्रुप सेशन में मेडिटेशन होगी,
और डिजीज के बारे में बताएंगे, कोज के बारे में बताएंगे, माइंड का एनालाइज बताएंगे, एक्सप्लेनेशन अबाउट फंक्शन ऑफ माइंड एंड इन्फ्लुएंस ओवर बॉडी बताएंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सरसाइज, ये सब मतलब होता है। ओपन योर हार्ट टू गॉड यानी लेटर राइटिंग गॉड के लिए मेडिटेशन, ये डे 1 होगा। डे 2 में फिर से मेडिटेशन होगी, फिर एक्सप्लेनिंग अबाउट द रेमेडीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में बताएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा और असर्टिवनेस की स्किल्स होंगी, रिलैक्सेशन बाय वेरियस टेक्निक लाइक विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉडी अवेयरनेस, योगा, ब्रेन सिंक्रोनाइजिंग, डेल्टा वेव म्यूजिक, मेडिटेशन, ये सब होगा। इंडिविजुअल सेशन भी होगा, इसमें डेल्टा हीलिंग, एज रेगुलेशन, पीएलआर, इमोशनल हीलिंग, डीलिंग विद ट्रॉमा, फियर, फोबिया, एंजाइटी। और इंडिविजुअल सेक्शन ये होगा। उसके बाद डे थ्री में मेडिटेशन, एक्सप्लेनिंग अबाउट द लाइफस्टाइल एंड डाइट टू कंट्रोल डिजीज, ये मेडिकल प्रोफेशनल से होगा। फिर आइडेंटिफाइंग द सेल्फ टॉक, रिपीटिंग थॉट्स, डिस्टर्बिंग थॉट्स एंड अप्लाई फुल स्टॉप बाय वेरियस टेक्निक्स। और डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन अवेयरनेस फ्रॉम लिमिटेड टू unlimited by means of self-awareness practice with various techniques like visualization, breathing, exercise, body awareness, yoga, brain synchronizing, delta music, 3D consultation, ये सब होगा। डे 3 डे 4 में फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, काउंसलिंग होगी, फिर से आपके ब्लड टेस्ट सारे होंगे, उसके बाद डाइट के ऊपर टॉक होगी और प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड विद अलर्टनेस एंड अवेयरनेस होगी, डेवलपिंग टू अटैच विद माइंड एंड डिटैच विद माइंड whenever required and whatever duration it may be, to experience stage of detached observer, experience of inner calmness, lightness and bliss. Will practice of detached observer stays regularly along with the experience of calmness, lightness and bliss. डे 5 लास्ट जो होगा उसमें मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन होगी, काउंसलिंग होगी, रिवीजन होगा, जो हमने डे 4 में किया उसके बारे में बात करेंगे, प्लानिंग और होलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा फॉर द न्यू बिगनिंग ऑफ रेगुलर फीडबैक। ग्रुप सेशन होगा, मेडिटेशन होगी, एनालिसिस ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल पोस्ट टेस्ट और मेडिटेशन। ये सब ब्यूटीफुली प्लान किया है क्योंकि हमने देखा कि जितनी भी हमारे बॉडी के सिस्टम है उसका कंट्रोलिंग जो होता है ब्रेन से होता है। अगर अपने ऊपर हम वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, तो बहुत सी बीमारियों से तो ऑटोमेटिकली हम बच सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुली प्लान है। आई थिंक आप सबको जो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। लास्ट में आई थिंक मेडिटेशन, ये सब आप मेडिटेशन करा दीजिए। ठीक है, तो सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी ब्रीदिंग को सब ऑब्जर्व करेंगे। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो फील करेंगे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं अंदर की नेगेटिव ऊर्जा सब बाहर निकल रही है। गहरी लंबी सांस अंदर खींचते हुए इसी फीलिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरते जाएं और पॉजिटिव एनर्जी को वाइट लाइट के रूप में अपने बॉडी के अंदर फील करेंगे। अब विजुलाइज करें ईश्वरीय किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं
आपके क्राउन चक्रा से, आपके टॉप ऑफ द हेड से, आपके अंदर ईश्वरीय किरणें, हीलिंग किरणें जो आपको हील करने के लिए आपकी बॉडी में प्रवेश हो रही हैं। विजुलाइज करते जाएं आपका बॉडी के हर एक सेल में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में हीलिंग किरणें आपको हील कर रही हैं। फील करते जाएं आपके पूरे हेड में, आपकी नेक, आपकी चेस्ट, आपकी दोनों आर्म, आपका पेट, आपकी दोनों टांगें पूर्णतः इन किरणों में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का हर एक सेल जैसे हील हो गया, एनर्जी से भर जाते हैं, पूर्णतः स्वस्थ अपने आप को फील कर रही हैं। इसी तरह इन किरणों का ऑरा आप अपनी इस बॉडी के चारों ओर पे देख रही हैं। ये प्रोटेक्शन की शीट है, जहाँ कुछ भी नेगेटिव ऊर्जा अब आप तक नहीं आ सकती, ऐसा फील करेंगे। अपनी वाइट ऊर्जा में ये जो किरणों का शावर आपने लिया है, आप पूर्णतः रिलैक्स फील करते हुए इन ईश्वरीय किरणों का, परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर से अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। आप पूर्णतः शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं और हेल्दी हैं। थैंक यू गॉड, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी धीरे धीरे आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों को मसलते हुए आपके बॉडी के हर पार्ट को आप फील कर सकते हैं। Thank you, Renu ma'am. थैंक यू सो मच।